तो हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है, कहाँ से आया है, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया किस तरीके से लगता है, टैक्स किसके किसके ऊपर लगता है टैक्स, ये सब इस अभी सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ टैक्स के बारे में जानेंगे, टैक्स क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर हम जाने ये किस टॉपिक के अंदर आता है, तो ये आता है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। जब हम इनकम टैक्स पढ़ने जाएंगे तो उसमें है। ठीक है, तो टैक्स, तो इधर मैंने लिख रखा है, द वर्ड टैक्स इज़ बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड टैक्सो विच मीन्स एस्टिमेट। तो जो ये टैक्स वर्ड है ये किस पे बेस्ड है, लैटिन वर्ड टैक्सो पे, जिसका मीनिंग क्या होता है, एस्टिमेट करना, मतलब जानना, इकट्ठा करना है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू। टैक्स जो है ये कंट्रीब्यूशन है हमारा किसमें, स्टेट रेवेन्यू में। ठीक है, टैक्स इज नॉट कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। टैक्स कंपल्सरी एक्सटॉर्शन नहीं है, मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं वसूला जा रहा है हमसे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुमको देना ही देना है। जबकि पेमेंट ऑफ टैक्स इज़ ड्यूटी फॉर अस बिकॉज वी आर द मेंबर ऑफ आवर कंट्री। जबकि जो टैक्स का पेमेंट है वो हमारी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि हम अपने देश के नागरिक हैं, मतलब इस देश के हम नागरिक हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट इज़ द फाइनेंशियल चार्ज या फीस कह सकते हैं, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम या कम्युनिटी और एक्टिविटी। मतलब ये एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है इनकम या कम्युनिटी पे या एक्टिविटी पे। ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स अमाउंट। मतलब ये टैक्स जो अमाउंट सरकार हमसे कलेक्ट करती है वो कहाँ कहाँ खर्च करेगी, वो उन्होंने ये बताया हमको। तो वो सबसे पहले दो तरीके से खर्च करते हैं, जो यूटिलाइजेशन करते हैं टैक्स का, वो दो तरीके से करते हैं, एक सोसाइटी इम्प्रूवमेंट पे, दूसरा डिफेंस पे। ठीक है, सोसाइटी इम्प्रूवमेंट जैसे क्या क्या है, तो इसमें जैसे रोड बनाना है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा प्रोवाइड करना है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो, ये सब है, उसको आगे बढ़ाना है, हेल्थ और मेडिकल क्षेत्र में पैसा लगाना है, हाउस जैसे हाउसिंग में पैसा लगाना, जैसे जो पीएम आवास योजना टाइप के नहीं है, उसमें उसको बढ़ावा देना ताकि गरीब को रहने के लिए मकान मिल सके। और जैसे विडो या हैंडीकैप, विडो मतलब विधवा, जो हैंडीकैप मतलब अपंग जो हैं उनकी जो पेंशन चलती हैं उसको लागू करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और सारे हैं। डिफेंस में क्या क्या आता है, जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, मेनली यही तीन लोग आते हैं। ठीक है, इन सब पे पैसा खर्च किया जाता है, इस पे इन सब पे पैसा लगाया जाता है, तो गवर्नमेंट ये बता रही। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये टैक्सेशन सिस्टम है ये हमारे इंडिया में कैसा है, मतलब किस तरीके से टैक्स लगता है, हमको पता रहना चाहिए कि इंडिया में किस तरीके से टैक्स लगता है। तो आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law। मतलब आर्टिकल 265 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको ये हमको ये राइट प्रोवाइड करता है कि हमसे कोई भी टैक्स वसूल नहीं सकता एक्सेप्ट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अलावा अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ में जो अथॉरिटी है उसके अलावा हमसे कोई भी नहीं वसूल सकता। जैसे पहले वसूली नहीं चलती थी, जैसे पहले सारे पुराने पिक्चरों में दिखता है कि हफ्ता ये वो ऐसा हमसे कोई वसूल नहीं सकता एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, फर्दर द लॉ इम्पोजिंग द टैक्स मस्ट नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट।
और अथॉरिटी भी हमसे कब वसूल सकती है, जब ये लॉ कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा हो, मतलब हमारे किसी फंडामेंटल राइट को इसको छेड़ ना रहा हो। ये जो टैक्स वसूला जा रहा है जिस तरीके से, वो हमारे फंडामेंटल राइट को छेड़ ना रहा हो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू लेवाई टैक्स और कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम। जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो टैक्स लगाएं हमारी इनकम पे। ठीक है, मतलब हमारी इनकम पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखा है हमारी सरकारों को, तभी सरकारें टैक्स लगा सकती हैं और वसूल सकती हैं, क्योंकि उनको किसने पावर दिया? हमारे संविधान ने। अगला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर करता है। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो एंट्री नंबर 82 में क्या क्या लिखा है, कितने टाइप की यूनियन लिस्ट होती है? लिस्ट 1st to 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू पार्लियामेंट to levy taxes on income other than agricultural income। मतलब लिस्ट एक जो कि है 7th शेड्यूल का, हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो टैक्सेस लगा सकते हैं इनकम पे, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम छोड़ के। ये कहाँ लिखा गया है? एंट्री नंबर 82 में लिखा गया है ऑफ यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। कैसे एग्जम्प्ट है, कितना एग्जम्प्ट है, क्या क्या है, वो सब आगे का बात है, ये मोटा मोटा जान लीजिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 contains three lists which enumerates the matter under which the union and state government have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes। मतलब जो 7th शेड्यूल है हमारे आर्टिकल 246 का, वो उसने 3 लिस्ट बनाई है, जो कि अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग पावर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ मैटर्स यूनियन के हाथ में है, कुछ मैटर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, और कुछ मैटर हमारे एक कॉन्करेंट लिस्ट करके आते हैं उनके हाथ में। ये सब उनके हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं। तो लिस्ट कितने प्रकार की हैं वो देख लेते हैं हम, कौन कौन टैक्सेस कहाँ कहाँ लगा सकता है वो देख लेते हैं हम। तो लिस्ट्स, एक यूनियन लिस्ट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेन इन यूनियन लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स पर्टिकुलरली मैटर्स हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसके ऊपर पावर बनाने का, उसके ऊपर कलेक्ट करने का टैक्स किसको है? हमारे यूनियन लिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स कंटेन इन स्टेट। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकता है जो कि दिए गए हैं हमारे स्टेट लिस्ट में। ठीक है, अब थर्ड वाला है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट
एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर कंटेंट इन दिस लिस्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैटर पे बना सकते हैं लॉ। ठीक है, नेक्स्ट तो हम देख लेते हैं टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे टैक्स कितने प्रकार का, दो टाइप के टैक्स वसूले जा सकते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स जैसे जो डायरेक्टली बोन बाय टैक्स पेयर या एसएससी। तो टैक्स पेयर क्या है, एसएससी क्या है, आगे बात करते हैं हम। जो टैक्स पे करता है उसको एसएससी बोलते हैं। ठीक है, तो जो जिसके द्वारा टैक्स जो है वो डायरेक्टली लिया जा रहा है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसमें आता है इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय एसएससी बट बोर्न बाय अदर देन एसएससी। मतलब दिया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब पेड किया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, जबकि लिया गया है दूसरे व्यक्ति से। मतलब जैसे समझ लेते हैं थोड़ा एग्जांपल के साथ। जैसे जैसे मान लेते हैं ऐसे ही, जैसे मान लेते हैं पार्ले जी है, पार्ले जी को उसकी कॉस्ट पड़ती है, एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं बता रहा। जैसे मान लेते हैं पार्ले जी को उसकी कॉस्ट पड़ती है 4 रुपये की। ठीक है, और 1 रुपये उसका जीएसटी है। तो जो 1 रुपये जीएसटी है वो हमसे 1 रुपये कलेक्ट करता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। एक ये होगा। और वैसे ही और ये रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल सुना ही होगा, इस रेस्टोरेंट में भी जीएसटी अलग से कलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट आपसे लेके गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे चिप्स के पैकेट पे जीएसटी होता है, बिस्कुट पे होता है, मतलब हर चीज़ में लगा है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे जीएसटी कहाँ कहाँ लगा है, जीएसटी हमारे 1000 से ज़्यादा आइटम पे लगा है। वैट कहाँ पे लगता है, पेट्रोलियम पे वैट लगता है। एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी हमारा लगता है अल्कोहलिक आइटम पे। और कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लगता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे लगता है। ठीक है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये भी एक तरीके का टैक्स है। नोट, अल्कोहलिक आइटम्स एंड पेट्रोलियम और रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉट इंक्लूड जीएसटी। मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहलिक आइटम्स पे, पेट्रोलियम पे, रियल एस्टेट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नहीं सॉरी डिफरेंस देख लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं लॉ क्या क्या है, कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ से हमारा इनकम टैक्स आया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे पहले डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स कहाँ पे लगाया जाता है, इनकम ऑफ पर्सन। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ लगाया जाता है, इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये इनकम पे लगता है और ये सर्विसेज पे लगता है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, दूसरा वाला डायरेक्ट टैक्स पेड टू गवर्नमेंट डायरेक्टली। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है पेड टू गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, मतलब हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमारे द्वारा गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, हमारे द्वारा गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है एक अदर पर्सन के द्वारा। ठीक है, थर्ड वाला टैक्सेस ऑन अर्निंग। जो डायरेक्ट टैक्स लगता है वो अर्निंग पे लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेस ऑन एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट टैक्स लगता है जो हम कमाई करते हैं उस पे लगता है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स जब हम खर्चा करते हैं उस पे लगता है। ठीक है, चौथा वाला डायरेक्ट टैक्स डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट बाय गवर्नमेंट, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स इजी टू कलेक्ट बाय गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट बहुत मुश्किल से कलेक्ट करती है। हमारे देश में सिर्फ हार्डली 2 से 3% लोग हैं हार्डली जो कि टैक्स भरते हैं, बाकी सब कोई नहीं भरता। तो वो सब क्या भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं।
ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट बात करते हैं पाँचवा वाला। डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रेग्रेसिव इन नेचर है। मतलब डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ? जैसे प्रोग्रेसिव का मतलब जितना हम कमाएंगे उतना टैक्स लगेगा, ठीक है। जबकि नहीं, मतलब हमारी कमाई के ऊपर टैक्स लगेगा, कमाई बढ़ेगा तो लगेगा, मतलब ये प्रोग्रेसिव है। जबकि रेग्रेसिव, अगर हमारे खर्चे बढ़ेंगे तब हम पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो ये मतलब क्या है? रेग्रेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट छठा वाला, टैक्स बर्डन कांट बी शिफ्टेड। जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है उसका जो भार है वो दूसरे के ऊपर हम नहीं डाल सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को डायरेक्ट टैक्स भरना है तो मैं आपसे भरवा सकता हूँ, नहीं, मुझे भरना है तो मुझे को भरना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, मतलब इसका बर्डन दूसरे से भरवा सकते हैं। जैसे होटल मालिक हमसे भरवाता है और जो ये रिटेलर है वो हमसे भरवाता है। नेक्स्ट सेवंथ वाला, नंबर ऑफ टैक्स पेयर आर लिमिटेड। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब एकदम फिक्स है, इतना ही लोग देते ही देते हैं, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में नंबर ऑफ टैक्स पेयर अनलिमिटेड, बहुत सारे लोग हैं, मतलब हम आप हर एक व्यक्ति जो है आप उसने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया ही किया है, छोटा सा बच्चा है उसने भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट आठवां वाला, टैक्स इवेजन इज़ मोर। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स की चोरी है वो बहुत होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन इज लोअर। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स की चोरी कर ही नहीं सकते। अगर आप कैसे करेंगे चोरी? आप अगर आपको टैक्स नहीं भरना तो सामान मत खरीदो, और सामान खरीदोगे तो पे करना ही पड़ेगा, तो खरीदोगे कैसे? नहीं, रहना है तो खरीदना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट से बात करके एग्जम्पशन लेके इधर उधर कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में किसी से बात नहीं करना, जितना है उतना पे करो, लो, नहीं तो जाओ, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स नॉट फ्लेक्सिबल। डायरेक्ट टैक्स 10वां वाला, चार्ज ऑन सम पीपल। डायरेक्ट टैक्स कुछ लोगों पे लगाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सब पे लगाया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, वो बात करते हैं। तो हम कौन सा इनकम टैक्स पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1961। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। जबकि ये लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ है। द टैक्स कंटेन 298 सेक्शंस, 298 सेक्शंस बनाए गए हैं हमारे टैक्स में, और 14 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 298 सेक्शंस लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 298 ही हैं, ये हैं लगभग 600 के करीब, ठीक है। कैसे, क्यों? क्योंकि जो ये सेक्शंस है इसमें सब सेक्शन भी है, इसमें सेक्शंस के अंदर सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज किसी किसी के अंदर में, सब में है, मतलब सब में नहीं, किसी किसी के अंदर है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने एग्जाम्पल कुछ, जैसे ये सेक्शन हुआ, ये सब सेक्शन, ये क्लॉज, ये सब क्लॉज, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया कब आया था? हमारा आया था 26 नवंबर 1947 में। कौन लेके आए थे? R.K. शनमुखम चेट्टी थे जो हैं, यही है, ठीक है। R.K. शनमुखम चेट्टी। कितना पैसे लेके आए थे उस टाइम? ये 197.3
39 CR इतना पैसा पहले बारे में पेश किया गया था। जबकि जो हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 बीता है, इसमें कितना लाया गया है? 41.9 लाख करोड़। देख रहे हो कितनी तरक्की की है, इतना लाया गया प्रीवियस में। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो और ये जो एक्ट आया था, मतलब ये जो प्रस्तुत किया गया था बजट, अब आप सोचोगे 1961 में तो एक्ट ही आया है, 1947 में आप बजट लाने की बात कर रहे हो, तो किस हिसाब से आया था? ये 1900 एक इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, उसके हिसाब से आया था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम ये सब छोटे छोटे टर्म हैं जो पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना लास्ट में जब हम ठीक से डीपली पढ़ने लगते हैं ना, जैसे आगे बढ़ हेड्स के बारे में बात करने लगते हैं जब हम, तो उसमें ये बार बार होता है, तो ये बेसिक से ये कवर रहे तो अच्छा रहता है। जैसे क्या है एनुअल फाइनेंस एक्ट, मतलब क्या? एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजिंग a financial bill with the budget in the parliament, then the members of parliament begins discussion on the finance bill, then voted on, then after the majority of members bill can be passed in parliament, then president gives assent on this, असेंट को साइन भी बोल सकते हैं, देन इट बिकम्स एनुअल फाइनेंस एक्ट। मतलब क्या बोल रहा है? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हर साल एक फाइनेंस बिल लाती हैं, जिसके साथ क्या होता है, जो कि बजट होता है विद द बजट इन द पार्लियामेंट, बजट के साथ आता है पार्लियामेंट, जिस पे मेंबर्स पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और आफ्टर द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब जब मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, वो इस पे वोट करते हैं, हाँ इस बिल को पास होना चाहिए, तब उसके बाद वो पास होता है। उसके जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का उस पर असेंट लगता है, मतलब प्रेसिडेंट उसको मंजूरी देते हैं, उस पर साइन करते हैं, उसके बाद ये बन जाता है, जो ये बिल था फाइनेंस बिल, वो हमारा बन जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। कैसे बनता है? यही प्रोसीजर को बोलते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट, यही देखा हमने, ठीक है। तो हम लेवाई चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4, मतलब हम देखते हैं कि टैक्स लगता किन किन पर्सन पे है, लगता क्यों है, कौन कौन पर्सन होता है जिस पे लगेगा या किस पे नहीं लगेगा, ये सब देखते हैं। जैसे इसमें क्या क्या है, लेवाई देखें हम, चार्ज ऑन इनकम टैक्स, प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन और लेवाई ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एकदम डीप में न्यूमेरिकल्स के साथ। अभी समझ लेते हैं कि हम कैसे लगाते हैं। तो हम पहले पता लगाते हैं कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है, ठीक है। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 डिफरेंट हेड्स, तो हम पता लगाते हैं कि इनकम किस हेड्स के अंदर कमाई गई है। इनकम सिर्फ हम 5 तरीके से कमा सकते हैं। पहला कौन होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ, 5 हेड्स होते हैं, सिर्फ इन्हीं में आदमी पैसा कमाता है, कोई भी पर्सन हो, इन 5 में तो कमाएगा ही कमाएगा वो। इसके अलावा कोई भी अलग हेड्स नहीं है, 5 ही है। थर्ड, कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड्स, तो हम इसके बाद थर्ड क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे इनकम प्रत्येक हेड्स में। उसके बाद चौथा क्या करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर, चाइल्ड, तो हम सबकी इनकम को मिलाएंगे, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चा हो, इन सब की इनकम को मिलाएंगे,
ठीक है, क्लबिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5th पॉइंट क्या करेंगे, उसके बाद सेट ऑफ करेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। मतलब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर लॉस हुआ है तो अगले साल में एसआर प्लस हुआ है तो वो सब हम करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। ये सब हम जब पढ़ेंगे इनकम्स, टोटल इनकम जब पढ़ेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये सब आता है उसमें। अभी एक एक ईच हेड जब पूरा 5 के 5 हेड पढ़ लेंगी तब ये अच्छे से समझ आता है। अभी तो ये प्रोसीजर लिखा है, आपको एक ओवरव्यू हो जाए, ठीक है। 6th क्या होता है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, नेट रिजल्ट ऑफ स्टेप ऑफ फर्स्ट -5, ठीक है। तो अब क्या कंप्यूट करेंगे, अब ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, और जो नेट रिजल्ट आया है स्टेप बनता है, स्टेप बाय स्टेप। जो पहला वाला स्टेप होता है उसमें से हम ये 5 वाला स्टेप जो ऊपर निकाला है सेट ऑफ वाला, उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। 7वां वाला पॉइंट, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, हम डिडक्शन करेंगे, पेमेंट बेस्ड, इनकम बेस्ड डिडक्शन, ये सब तरीके से होता है, ठीक है। और पता 8वां क्या करेंगे हम, जो टोटल इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम में से, मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से हम डिडक्शन देंगे, जो कि 7 स्टेप्स में है। वो जब करेंगे तब देखेंगे, आप इसे समझ रहे हैं, ठीक है। 9th वाला क्या है, application of rates of tax on the total income। जो टैक्सेस के रेट हैं उस पे हम अप्लाई करेंगे, मतलब किस जैसे कि 60 साल से नीचे का बंदा है, या 60 साल से ऊपर, या 80 के नीचे का बंदा है, या 80 के ऊपर का बंदा है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे पहले वाली कैटेगरी के लिए 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, दूसरे के लिए 3 लाख, तीसरे के लिए 5 लाख एग्जम्प्ट है। तो हम देखेंगे किस में आता है वो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेट्स करेंगे। उसके बाद 10th वाला क्या करेंगे हम, सरचार्ज या रिबेट देंगे अंडर सेक्शन 87A। उसके बाद 11th क्या लगेगी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स, जो कि 4% का होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है, सेस देंगे। उसके बाद हम 12वां पॉइंट क्या करेंगे, एडवांस टैक्स या टीडीएस कटना लेंगे। उसके बाद निकल जाएगा हमारा टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल, या टैक्स रिफंडेबल। अगर ये सब करने के बाद टैक्स हमको पे करना है तो पे करिए, अगर बच रहा है आपका तो ले लीजिए, ठीक है। हम देख लेते हैं इंडिया क्या है, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 25A में बताया गया है। तो सेक्शन 1 में इंडिया दैट इज़ भारत, इसके बाद सेक्शन 2 में हम क्या देखते हैं, द टर्म इंडिया मीन्स टेरिटरी, द टर्म इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया as per Article 1 of the Constitution, Article 1 of Constitution, territory of waters of India, seized and subsoil underline such water। मतलब इंडिया क्या क्या है, इंडिया हमारा क्या क्या है, जो इंडिया की टेरिटरी है दिए गए हैं हमारे आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग, वो सब इंडिया है। और जो हमारी वाटर की टेरिटरी है, जो नॉटिकल माइल्स दिए गए हैं, वो सब इंडिया है, चाहे वो सीज्ड हों, चाहे वो वाटर के अंदर हों, सब इंडिया है। नेक्स्ट और क्या है इंडिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये भी इंडिया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी इंडिया है। एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस एबव इट्स टेरिटरी, या टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी अदर टेरिटरी मैरीटाइम जोन, चाहे वो एयर स्पेस में हो, चाहे ऊपर की किसी भी कैटेगरी में आता हो, चाहे वो वाटर में हो, सब के सब इंडिया में है, ठीक है। मतलब इन सबको इंडिया, जैसे ये क्यों बता रहे हैं हम
इसलिए बता रहे हैं कि जो ये टैक्स लगते हैं वो इंडिया के लिए है। तो हमें पता रहना चाहिए ना भैया, इंडिया हमारा कहाँ कहाँ तक जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बंदा होगा यहाँ पे, जैसे मान लो वो वाटर के अंदर है, इंडिया के बाहर जो उसकी टेरिटरी है वहाँ पे वाटर के अंदर है, तो वो बोलेगा हम आपकी टेरिटरी में नहीं आते, हम आपकी, ठीक है। तो वो बोलेगा अगर हम आपकी सीमा में नहीं हैं तो उसको हम बोल सकते हैं नहीं, इंडिया कहाँ तक आता है उसको हम समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं एसएससी कौन होता है। एसएससी मतलब जो कौन होता है पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं। एसएससी जो कि किस में बताया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। एनी पर्सन बाई होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज़ पेएबल अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके द्वारा टैक्स पे किया गया है, या कोई भी ऐसा पैसा, कोई भी मनी जो इसके द्वारा दिया गया हो, कैसे दिया गया हो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया हो, उसको हम एसओसी बोलेंगे, ठीक है। रीजन या रेशनल टू लेवाइट टैक्सेस, हम टैक्सेस क्यों लगाते हैं, क्यों। तो पुराने समय में जब टैक्स स्टार्ट हुआ था उस टाइम, अभी जो स्टार्ट हुआ है इसका मेन कारण यही था कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है उस पर जो एक्सपेंडिचर है उसको कवर करने के लिए। नेक्स्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर, मतलब जो हमारा लॉ बनाया गया है पब्लिक ऑर्डर के द्वारा, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया है उसको सबसे लागू करवाने के लिए, मतलब सबको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसके लिए। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, हम सबकी प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए टैक्स वसूला जाता है। अगला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, लीगल टेंडर, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, इस सब को बढ़ावा देने के लिए उस वसूला जाता है। पब्लिक वर्क्स बहुत सारे हैं, उनको करने के लिए भी लिया जाता है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, इसको बढ़ावा देने के लिए द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो गवर्नमेंट अपने तरफ से ऑपरेशन चलाती है उसके द्वारा खुद से चलाती है उस पे। नेक्स्ट टू फंड वेलफेयर पब्लिक सर्विसेज एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन सिस्टम, पेंशन फॉर एल्डर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन पब्लिक यूटिलिटीज़, ठीक है। मतलब इन सब को बढ़ावा देने के लिए टैक्स लगाया जाता है हम पे, बेसिकली मतलब ये है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं हमारी एक गुड टैक्स सिस्टम की, मतलब जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो कैसा है ये देख लेते हैं। उसके बाद या जो एक गुड टैक्स सिस्टम होता है वो कैसा होता है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे गुड टैक्स सिस्टम में क्या होता है, पहला इक्विटी होनी चाहिए, मतलब शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास जितनी एबिलिटी हो पे करने के लिए उसका उतना लगना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे से उस अकॉर्डिंग टैक्स लेना चाहिए। अगर कोई बंदा 5 करोड़ कमा रहा है तो उससे उस अकॉर्डिंग टैक्स लो। ऐसा नहीं है कि टैक्स फिक्स कर दो भैया तुम 5 लाख कमाओ फिर भी उतना ही, तुम 5 करोड़ कमाओ फिर भी उतना ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटी होना चाहिए, दोनों के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी मतलब नो योर टैक्स लायबिलिटी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे
मेरे अगर मैं कमा रहा हूँ 5 लाख रुपए, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को भरना कितना है। ऐसा नहीं है कि डेली डेली गवर्नमेंट चेंज कर रही है, भैया आज आपको 4 लाख देना है, कल 3 लाख देना है, ऐसे ऐसे नहीं। सर्टेन है तो एक सर्टेन बनाओ, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, थर्ड थर्ड पॉइंट क्या होता है, इकोनॉमी। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मस्ट बी लो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो टैक्स वसूला जा रहा है वो भर भर के वसूला जा रहा है, 60-70% टैक्स वसूल लिया जा रहा है, बंदे के हाथ में 30-25% बच रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा वसूलो, ताकि उसको आगे बढ़ने के लिए जो बंदा कमा रहा है उसकी मेहनत का फल उसको मिले। फोर्थ वाला क्या लेंगे, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर should have stabilizing effect on national income level। मतलब जो ये टैक्स हम वसूल रहे हैं इसका प्रभाव हमारे नेशन पे पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वसूल के आप उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, आप के हाथ में गवर्नमेंट है तो आप कुछ भी करो। ना ना भैया, इसका करो तो इसका प्रभाव हमको दिखना चाहिए, ठीक है। पांचवा, कन्वीनियंस मस्ट बी ईजी टू कलेक्ट टैक्स। टैक्स ऐसा होना चाहिए कि ताकि आराम से कलेक्ट किया जा सके। अगर जैसे ऐसा बनाओ टैक्स, आप जैसे मेरे से बोलो भैया तुम्हारा टैक्स चाहिए, मैं खुशी खुशी दे दूँ, हाँ हाँ मेरा टैक्स चाहिए आप ले लो। ऐसा नहीं आप मेरे से पूछो तो मैं भागता पड़ूँ, नहीं देना है, नहीं देना है, बहुत पैसा है वो ले रहा है ये, ऐसा ऐसा मत करो, ठीक है। पांचवा ये हो गया। छठा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। टैक्सेशन शुड इनेबल टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर। मतलब टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि रिच टू पुअर होना चाहिए। मतलब जो टैक्स हम बड़े लोगों से वसूल रहे हैं, अमीरों से, उसको गरीबों पे खर्च करो, ठीक है। सातवां, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल टू सूट इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब ऐसा होना चाहिए टैक्स कि जैसे इकोनॉमी में हमारे जब चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स वसूलो। ऐसा नहीं कि जो हम 1960-1970 में वसूल रहे थे आज 2023 में भी वैसा ही वसूल, ना ना, आप बदल सकते हो लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। नॉट टू डिस्करेज वर्क और इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसा ना कर दो आप कि अगले को ऐसा बोल दो भैया कि तुम जितना कमाओगे उतना टैक्स लेंगे, जैसे तुम 5 करोड़ कमाओगे तुमसे 4 करोड़ टैक्स लेंगे, ऐसा ना बोलो उसको, फिर तो वो कमाना ही छोड़ देगा। ऐसा नहीं, ऐसी स्कीम बनाओ आप ताकि उसको लगे कि नहीं मेरे को ऊपर एकदम एक्सटॉर्शन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जी कुछ पॉइंट मेरे बचे थे उस टैक्स के, जब मैं कंपोनेंट्स पढ़ रहा था वहाँ के, मैंने 2-3 किताबें पढ़ी हैं, उससे मेरे को अलग अलग ये मेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा तो मैंने इसको बीच में ही डाल दिया। क्या हुआ है, नॉलेज चाहिए अपने को कहीं से भी मिले। तो जैसे टैक्स इज़ कंपलसरी एंड नॉट वॉलंटरी। मतलब टैक्स कंपलसरी तो है लेकिन वॉलंटरी एकदम ज़बरदस्ती नहीं है, आपको देना ही देना है, ठीक है। टैक्स इज कंट्रीब्यूशन। टैक्स एक तरीके से हमारा योगदान है हमारी सरकार में, हमारे देश के लिए, ठीक है। टैक्स इज फॉर पब्लिक बेनिफिट। हमारे पब्लिक बेनिफिट के लिए ही तो टैक्स है, और किस लिए। टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ टैक्स पेयर। इनकम पे किया जाता है, जितना कमा रहे उतने पे करना पड़ेगा, उतने पे ही पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेवाई टैक्स। ये हमने पढ़ लिया है, गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो टैक्स लगाए। टैक्स इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट। टैक्स इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आपने खर्चा किया है उसका बेनिफिट है टैक्स, ना ना, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद टैक्सेस फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही टैक्स लिया जाता है, एंड पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। ये कुछ टॉपिक थे जो मेरे को लगा होना चाहिए तो इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के लगाने का पर्पज़ क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लगा रहे हैं टैक्स। अभी हमने देख लिया
कि कहाँ कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कहाँ किसके किसके द्वारा लगा है, हिस्ट्री देख ली हमने कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ द टैक्सेशन इज़ टू रेज रेवेन्यू टू मीट ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब हम ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें और जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर है उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, मतलब जो हमारे खर्चे हैं वो पूरा कर सकें और ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या होगा? सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है ये। इससे हम सोशल वेलफेयर को बढ़ावा दे सकते हैं। सेफ्टी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बैड एंड इंजूरियस कस्टम्स। हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को, कहाँ से, किससे? बैड एंड इंजूरियस कस्टम्स जो हैं उनसे। ठीक है, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है और इससे इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। इससे हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इससे इसके द्वारा हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। मतलब सब खाए, सब नहाए, सब पहने, ये सब एक तरीके से समझें। टैक्सेशन इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। मतलब जो टैक्सेशन है जो इंडिया में कब से है? बहुत पुराने समय में है। अगर अब जैसे इसका वर्णन हमारी मनुस्मृति में भी है और पीछे पीछे बहुत सारे राजा महाराजा में हम सुनते ही थे, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें हम जानते ही हैं कि वो ऐसे टैक्स वसूलते हैं, वो ऐसे टैक्स वसूलते हैं। और बहुत सारे पुराणों ग्रंथों में भी इसका टैक्स का वर्णन है। इनकम टैक्स इन मॉडर्न इंडिया। हम पुराणों और ग्रंथों की बात अगर छोड़ दें तो मॉडर्न इंडिया में टैक्स कब से आया? कब से आया भैया? इनकम टैक्स एक्ट 1960 सबसे पहले है। ठीक है, उसके बाद आया, उसके बाद अमेंडमेंट्स हुआ उसमें, तो आया इनकम टैक्स। इसको अलग अलग से पढ़ सकते हैं, ये किस लिए आया, ये किस लिए आया, अभी हम मोटा मोटा जान रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1986 आया, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद आया इनकम टैक्स एक्ट 1918। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, आया 1922, जिसमें हमारा पहला फाइनेंस एक्ट आया गया था, इसके अकॉर्डिंग ही प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अभी जो चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये आया। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा है फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका एक चार्ट बना लिया है। जैसे पहले फाइनेंस बिल होता है जो कि प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट से पहले, मतलब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले ये फाइनेंस बिल होता है। लेकिन जैसे पार्लियामेंट में अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिकमेंडेशन, सजेशन, कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब इस पर डिस्कशन होता है ये सब। उसके बाद पार्लियामेंट में अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है, कैसे अप्रूवल मिलता है हमने देखा कि मेजॉरिटी मेंबर्स जब इस पर वोट करते हैं तब। उसके बाद ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो उस पर असेंट देते हैं, अपना साइन देते हैं। उसके बाद ये बन जाता है भैया फाइनेंस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। हम कैसे कैसे निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब टैक्स देने के पहले का, वो हम देख लेते हैं। पहले हमने, जैसे मैंने पहले बताया है वीडियो में, कि इनकम हम सिर्फ 5 तरीक़ों से ही कमाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी कमा रहे, सिर्फ 5 तरीक़ों के अंदर ही कमा सकते हैं। जैसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको बोलते हैं पीजीबीपी। ठीक है, फोर्थ वाला कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हेड्स ऑफ इनकम 5 हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि सेक्शन, मतलब किस किस सेक्शन में ये आता है, जैसे हम भैया लॉ पढ़ रहे हैं तो उसको हम अगर डीप नॉलेज चाहिए तो हमको पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी किस किस सेक्शन अंडर सेक्शन 15 से 17 तक आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 से 27 तक आएगा पीजीबीपी।
अंडर सेक्शन 28 से 44 तक आएगा। कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 से 55 तक आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से 59 से 56 से 59 तक आएगा। ठीक है, और हम अब समझ लेते हैं एकदम मोटा मोटा कि जो हमारे बेसिक एग्जाम्पशंस हैं इंडिविजुअल में वो कितने कितने के हैं। तो अब अगर आप पहली बार इनकम टैक्स या टैक्स के बारे में पढ़ोगे, आप ये देखोगे ना, फिर जब पढ़ोगे बोलोगे वो गलत था, मतलब मेरा वाला गलत था। ऐसा नहीं है, मैंने पूरी किताब पढ़ी है, 2-3 जगह से पढ़ी है, फिर इतना है ही है। आप पूरा पढ़ोगे ना, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे पता, जैसे अभी पूरा बताता हूँ एकदम पहले। बेसिक इंजेक्शन क्या है, ये इंडिविजुअल के लिए और सबके लिए अलग अलग, वो भी बता रहा हूँ अभी। तो एज, अगर आपकी एज 60 से नीचे है, एज 60 और बिलो, तो आपको 2.5 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी, बेसिक एग्जाम्पशंस मिलेगी। अब इसमें ये भी है कि 2.5 लाख तो एकदम मुफ्त है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा। 5% तक एग्ज़ाम, सॉरी 5% एग्ज़ाम नहीं, 5% लगेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख 20% लगेगा। उसके बाद 10 लाख से ऊपर है तो 30% लगेगा। ये भी है इसमें, लेकिन बेसिक एग्जाम्पशन हम किसकी बात करें जो एकदम नील हो, एकदम ज़ीरो हो। कितने हैं, 2.5 लाख। एंड सेकंड वाली है, अगर आपकी एज 60 ईयर है या उससे ऊपर है, 80 तक, 80 से नीचे मतलब 79 है या 60 है, मतलब इसके बीच में है, तो आपको 3 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी। अब इसमें 3 लाख से 5 लाख रहेगी तो 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख रहेगी तो 20% लगेगा। और 10 लाख से ऊपर है तो 30% लगेगा। ठीक है, अगर आपकी एज जो है वो 80 ईयर है, 80 के ऊपर होनी चाहिए बस। ठीक है, तो आपको 5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगी। अब 5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगी, और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% है। उसके बाद 10 लाख से ऊपर 30% लगेगा। ठीक है, तो ये इतना मोटा मोटा लगता है। अगर आप जानना चाहो कि जैसे फर्म या लोकल अथॉरिटी जो होती है उसके लिए कैसा लगता है, जैसे फर्म के लिए कितना % टैक्स लगता है, फर्म के लिए एकदम फिक्स है 30% लगेगा उनके टोटल इनकम पे। और लोकल अथॉरिटी के लिए भी फिक्स है कि 30% लगेगा, जो लोकल अथॉरिटी कमा रही हैं उसके ऊपर 30%। और अगर बहुत डीप में जाएंगे तो हमको पता चलेगा डोमेस्टिक कंपनी में किस किस के अकॉर्डिंग कहाँ से आई है, कब हुआ, उसके अकॉर्डिंग 25%, 22%, 15%, 25%, 30%। और फॉरेन कंपनियों के लिए तो 40% है, ये तो फिक्स है। फॉरेन कंपनियों के लिए 40% लगेगा। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कैसे। तो जैसे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, जो हमने पीछे भी देखा, जो 11-12 पॉइंट देखे थे हमने, वो ऐसे यही थे कि टैक्स हमको कितना पे करना था। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं जो पहले टैक्स कैसे होता है। जैसे टैक्स में प्लस सरचार्ज, टैक्स निकाल देते हैं टोटल इनकम, उसके बाद उसमें सरचार्ज, उसके बाद एजुकेशन सेस जो होता है, उसके बाद एक होता है सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस करके, वो भी लगता है। ये सब प्लस करके तो हमारा टैक्स निकलता है। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटा जान लिया कि टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स का बेसिक्स, ये सब कवर कर दिया हमने क्या क्या होता है। अब अगर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो एक वीडियो में हम पूरा बनाएंगे बड़ा सा, उसमें हम पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा लिख लेंगे, मतलब पूरा समझ लेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब अलग अलग पार्ट में कर लेंगे। उसके बाद एक अलग वीडियो बनाएंगे टोटल इनकम के लिए। ऐसे ऐसे करके सारे टॉपिक्स ख़त्म कर देंगे, मतलब इनकम टैक्स एकदम अच्छे से उड़ा देंगे। तो यहाँ बेसिक हमने कर लिया कवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।